हे गाइस, तो स्केलेबिलिटी सीखने की सीरीज में हमने अभी पिछले वीडियो में देखा था मास्टर स्लेव डेटाबेस रेप्लिकेशन सिस्टम। तो उसी में एक कॉन्फ़िगरेशन होता है मास्टर मास्टर रेप्लिकेशन सिस्टम। ऑल्दो ये रिकमेंड नहीं किया जाता है और कितना 5-6% दुनिया में यूज़ होता होगा, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि काउंटर क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे। डेटा इंटरव्यूअर बोल सकता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो मास्टर मास्टर जो रेप्लिकेशन होता है उसमें क्या होता है कि ये तुम्हारा एप्लीकेशन सर्वर था, डेटाबेस के ये इंस्टेंस है, और मान लो डेटाबेस का एक यहाँ पे इंस्टेंस है। ठीक है, और डेटाबेस का मान लो ऐसे और भी इंस्टेंस है। तो इसमें क्या ना, कोई मास्टर कोई स्लेव नहीं होता, सारे मास्टर मास्टर होते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि रीड भी कहीं से भी हो सकता है और राइट भी कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो राइट हमने देखा था कि जो मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन होता है उसमें जो मास्टर डेटाबेस होता है, राइट रिक्वेस्ट सिर्फ वहीं पे जाती है और उसके बाद सिंक्रोनसली या एसिंक्रोनसली रेप्लिकेट हो जाती है सारे इंस्टेंस पे। यहां पे ऐसा नहीं होता, राइट रिक्वेस्ट कहीं पे भी जा सकती है। सपोज करो इस इंस्टेंस पे चली गई, सपोज करो इस इंस्टेंस पे चली गई, उसके बाद वो एसिंक्रोनसली अपडेट होगी यहाँ पे या सिंक्रोनसली भी करा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इस सिस्टम के कुछ नुकसान होते हैं। पहला नुकसान, राइट कन्फ्लिक्ट। मान लो यहां से एक रिक्वेस्ट गई इस डेटाबेस पे और उसने बोला एक पर्टिकुलर आइटम है उसकी वैल्यू 10 कर दो। उसी टाइम पे एक रिक्वेस्ट गई इस सिस्टम में, उसने बोला आइटम की वैल्यू 20 कर दो। तो यहां पे 10 पहले हो जाएगी, फिर एसिंक्रोनसली वो दूसरी जगह रेप्लिकेट होने आएगी। यहां पे 20 हो जाएगी, दूसरी जगह वो रेप्लिकेट करने जाएगी। रेप्लिकेट मान लो इस सिस्टम पे ये वाली रिक्वेस्ट बोल रही है 10 करो, ये वाली रिक्वेस्ट बोल रही है 20 करो, तो राइट कन्फ्लिक्ट आ जाएंगे ना, उसको रिजॉल्व करना होगा। उसको रिजॉल्व करने के भी कई तरीके होते हैं लेकिन रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि राइट की लेटेंसी मतलब कोड की मैनेजेबिलिटी बहुत खराब हो जाती है उससे। बट इससे फायदा ये होता है कि जो राइट की लेटेंसी है वो कम हो जाती है। वो कम क्यों हो जाती है? क्योंकि पहले केवल एक मास्टर ही सिस्टम था, मास्टर स्लेव जो कॉन्फ़िगरेशन पड़ा था उसमें एक मास्टर ही सिस्टम था, एक ही इंस्टेंस था, उसी में सारा लोड झेलना पड़ता था उसको। अभी ऐसा नहीं है, अलग अलग इंस्टेंसेस पे लोड जा सकता है। तो जब लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ऑब्वियसली लेटेंसी कम ही हो जाएगी। और इसका एक और फायदा होता है, मान लो ये वाला इंस्टेंस यूएसए में है, ये वाला इंडिया में है, तो इंडिया वाला यूजर यहां पे राइट करेगा, यूएसए वाला यहां राइट कर देगा, तो इस वजह से भी नेटवर्क लेटेंसी कम हो जाएगी। अगर मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन होता तो यूएसए वाले को भी मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन होता, तो उसमें मान लो ये मास्टर होता, ये दोनों स्लेव होते, तो राइट रिक्वेस्ट मान लो यूएसए के यूजर ने भी की, तब भी उसको इंडिया वाले में ही पहले राइट कराना होता, उसके बाद ही उसको आता एक्नॉलेजमेंट कि हाँ राइट हो चुका है, बाकी एसिंक्रोनसली रेप्लिकेट हो रहा होता, तो ये नेटवर्क लेटेंसी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो यही होता है मास्टर मास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम। अब इस वीडियो में एक और चीज हम लोग समझेंगे कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है हमें कई बार। तो चलिए क्विकली समझ लेते हैं उसको भी। टॉपिक है हमारा वाई माइक्रो सर्विसेज। तो देखो यार, सपोज करो ये तुम्हारा एप्लीकेशन सर्वर था, इसके अंदर जो कोड था ना, तुमने मॉड्यूलर तो बनाया था, तो मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं। कैटलॉग, कैटलॉग मतलब अमेजोन की वेबसाइट पे जाते हो जो जो तुम्हें शॉपिंग का आइटम दिखता है। दूसरा ऑर्डर वाली एक मॉड्यूल था। तीसरा इन्वेंट्री का एक मॉड्यूल था। चौथा पेमेंट का एक मॉड्यूल था। अब सपोज करो कि टोटल 100 एपीआई है, जिनमें से 40 एपीआई कैटलॉग की है, 20 एपीआई इसकी है, 20 एपीआई इसकी है और 20 एपीआई इसकी है। ठीक है, अब किसी भी सिस्टम में अमेजोन में क्या होता है यार, मल्टीपल यूजर आते हैं, देखते सब कुछ है, खरीदते कुछ भी नहीं है। इंडिया के यूजर ऐसे ही होते हैं। इसका मतलब कि जब भी यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी ब्राउजर से
ब्राउजर से जाएंगी, वेब सर्वर से होते हुए आएंगी यहाँ पे। तो ये जो 40 एपीआई है ये बहुत फ्रीक्वेंटली कॉल होंगी, लेकिन ये जो बची 20-20 एपीआई है तो बहुत कम कॉल होंगी। पेमेंट वाली तो बहुत ही कम कॉल होगी। मान लो टोटल 100% रिक्वेस्ट में से 80% रिक्वेस्ट तो इन्हीं एपीआई को कॉल करेगी, कुछ 2% यहाँ पे कॉल करेगी, है ना। कभी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आपने कोई कोई सेल लगा दी, जैसे प्राड़ा के जूते 500 रुपए में बेच रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, 80% रिक्वेस्ट आएंगी, 80% पेमेंट भी कर देंगे सबके सब। या ऐसा भी हो सकता है प्राड़ा में डबल ए लिखा हुआ है तो 80% रिक्वेस्ट आएंगी, 1% कन्वर्ट होंगी, या 0.001% जिसने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि सपोज करो पहला केस ले लेते हैं जहां पे नॉर्मल लोग आते हैं, कैटलॉग देखते हैं, प्राड़ा कुछ नहीं है, बस उसमें से कुछ लोग 2% खरीदते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा, मान लो सडन पीक आया सिस्टम में, ठीक है। मान लो अचानक से अब आप आए और आपने प्राड़ा की सेल निकाली और ओरिजिनल प्राड़ा बेचा 2000 रुपए में, तो ये जो पेमेंट सर्विस है इसकी एपीआईओ में भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आएंगी, है ना। तो इस मॉड्यूल पे सडनली लोड बढ़ेगा, लेकिन इस मॉड्यूल पे लोड उतना ही है जितना पहले था, है ना। या फिर ऐसे समझ लो, एक तो ये एग्जांपल हो गया, एक ऐसा एग्जांपल हो गया कि नॉर्मल आपका अमेज़न का सिस्टम है, 2% पेमेंट होती है, 80% लोग आते हैं कैटलॉग देखते हैं। सडनली मान लो दिवाली का टाइम है, तो इन एपीआई पे फिर से बहुत सारा लोड बढ़ेगा। दिवाली के टाइम में फिर भी लोग चॉइसेस आती है तो लोग कोशिश करते हैं चलो देखते हैं क्या नया नया आइटम आया है, या कोई मान लो फैशन का सीजन, विंटर का सीजन आया तो लोग जैकेट वुकेट देखते हैं, ठीक है। तो उस केस में लोड केवल कैटलॉग की एपीआई में बढ़ा, उसके लिए आप क्या करोगे, सिस्टम को स्केल करोगे, स्केल करने के लिए मल्टीपल इंस्टेंस बनाओगे। अब ये जो मल्टीपल इंस्टेंस बनाओगे ना, तो उसमें आपने देखा कि यार लोड तो केवल इन 40 सर्विस मतलब 40 एपीआई पे बढ़ रहा है, यानी कि कैटलॉग वाला जो मॉड्यूल है सिर्फ उस पे लोड बढ़ा है, लेकिन आपको स्केल अप पूरा सिस्टम करना पड़ रहा है। इन पे तो लोड बढ़ा ही नहीं है, फिर भी आपको फालतू में उसको स्केल अप करना पड़ रहा है। बस इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इस मोनोलिथिक को, जिसमें कैटलॉग मॉड्यूल था, ऑर्डर मॉड्यूल था, इन्वेंट्री मॉड्यूल था, पेमेंट मॉड्यूल था, इस मोनोलिथिक को ब्रेक कर देते हैं सर्विसेज में। एक सर्विस यहां पे बना देते हैं हम कैटलॉग की, दूसरी सर्विस हम बना देते हैं ऑर्डर की, तीसरी सर्विस हम बना देते हैं इन्वेंट्री की, और चौथी सर्विस हम बना देते हैं पेमेंट की। तो इससे क्या होगा, केवल आपको ये जो कैटलॉग वाली सर्विस है ना, उसको आप इंडिपेंडेंटली स्केल अप कर सकते हो, उसके नए नए इंस्टेंस लगा सकते हो। बिना स्केल चेंज किए ऑर्डर, इन्वेंट्री या पेमेंट सर्विस का। तो पहला पॉइंट तो आ जाता है माइक्रो सर्विस में, इंडिपेंडेंट स्केलिंग ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप पूरा एक ही में रखते और उसको स्केल करते तो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज का पैसा फालतू में देते, जरूरत नहीं थी, फिर भी स्केल किया, इसलिए उसको सर्विसेज में ब्रेक कर दो। दूसरा फायदा क्या होता है, इंडिपेंडेंट अवेलेबिलिटी। मान लो कल को कैटलॉग सर्विस में कुछ प्रॉब्लम आ भी गई, या मान लो पेमेंट सर्विस में कुछ प्रॉब्लम आई, तो एटलीस्ट यूजर कैटलॉग तो देख पाएगा, ऑर्डर प्लेस तो कर पाएगा। जब पेमेंट सर्विस शुरू होगी तब उसका पैसा डिडक्ट होना चालू हो जाएगा, बट वो ऑर्डर इनिशिएट कर सकता है, ठीक है, इन्वेंट्री लॉक हो सकती है। तो ये सारी सर्विस अपने आप में चलती रहेंगी, अवेलेबल रहेंगी, सिर्फ पेमेंट सर्विस डाउन रहेगी। इंडिपेंडेंट टेस्टिंग, इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीजें फायदा देती है आपको माइक्रो सर्विसेज का। तो बस यही था यार कि किस लिए हम लोग को माइक्रो सर्विसेज का यूज करना पड़ता है। आगे आप देखेंगे कि कैसे हम उसको यूज करते हैं। सोप और रेस्ट एपीआई के बीच का डिफरेंस भी समझेंगे, वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। वीडियो को यही खत्म करते हैं।